नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिए, एक वो सेगमेंट जो हमेशा यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ें कैसे, सिलेबस से लिंक कैसे करें, किस प्रकार से टॉपिक वाइज पढ़ें या ईयर वाइज पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, कितनी बार पढ़ें, प्रश्न को लिंक कैसे करें। इन सब का समाधान लेने के लिए एलबीआईएस के द्वारा पहली बार एनसीईआरटी का जो बैच है, जो कोर्स है, उसको लॉन्च किया गया है। लेकिन अब समझते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। पहला प्रश्न तो ये निकल के आ जाता है कि एनसीईआरटी क्या हमें क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इससे पहले आप ये जान लो कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। देखिए, यूपीएससी आपसे ये डिमांड करता है कि आपके पास एक भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर एक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर प्रामाणिकता के साथ कुछ तथ्य, नोट्स, कंसेप्ट, क्लियर चीजें होनी चाहिए। इवन कुछ आपके अंदर एनालिटिकल पावर यानी विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए। आपके पास ऐसे शब्दों की क्रमबद्धता होनी चाहिए जो आपसे ज्ञान के रूप में उपरख करता है। अब ये सब चीजें क्रमबद्धता हो, प्रमाणिक स्रोत के साथ हो, या आपकी विश्लेषण पावर हो, या कुछ ऐसे ज्ञान का भंडार जो है, कहाँ मिलेगा सोचिएगा। तो वो एक ही जगह है, वो कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में। तो मैं ये कह सकता हूं कि यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टॉपिक पर बेहतर समझ के लिए एनसीईआरटी इसलिए जरूरी होती है कि उस टॉपिक पर आप अच्छी पकड़ बना पाते हैं। प्रश्न का स्टैंडर्ड तथ्यात्मक भी हो सकता है, कंसेप्चुअल भी हो सकता है, अप्लाइड पार्ट या एप्लीकेशन पार्ट भी हो सकता है। तो उन सब चीजों को तुम कैसे समझोगे? तो उसका एक ही रास्ता है कि एनसीईआरटी। अब ये प्रश्न बन जाता है कि क्या बिना एनसीईआरटी के आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते? स्वाभाविक सी बात है कि भाई डेफिनेटली बन सकते हैं, लेकिन जो यूपीएससी की अंतर्गत डिमांड है वो आपके अंदर होनी चाहिए। और यदि वो डिमांड आपके अंदर है तो एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ थोड़ी सी है, जैसे लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब आपको पता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि क्लास नंबर कहाँ से पढ़ें। ये बहुत सारे मिथ निकल के आ जाते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ, यदि आप हिंदू हैं तो गीता समझकर, मुसलमान हैं तो कुरान समझकर, तो बाकी जो भी ईसाई हैं तो बाइबिल समझकर, सिख हैं तो गुरु ग्रंथ समझकर एनसीईआरटी को यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ऐसे ऐसे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हमें इसको भी पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिक अंदाज में आपके अंदर कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, आपके अंदर भाषा शैली का विकास करती हैं, आपको तथ्यात्मक या क्रमबद्धता के साथ प्रमाणित स्रोत से अवगत कराती हैं। और इस व्यवहारिक अंदाज से प्रश्न को उदाहरण के साथ समझाया जाता है, जो तुम्हारे दिमाग में कहानी पूरी फिट हो जाती है। और यूपीएससी भी आपसे फिर क्या करती है, एक फिल्म बनवाती है। अब वो फिल्म क्या होंगी? फिल्म जब बनेगी, जैसे एक मछली बार मछली को पकड़ने के लिए जाता है तालाब में, तो जाके हाथ नहीं फैलाता है, वो पहले उसमें जाल बिछाता है। तो जाल बिछाने के लिए मछली को पकड़ना है, ऐसा ही तुम्हें जाल बिछाने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है कि जब जाल बिछाओगे किसी टॉपिक के प्रति, तो उसमें तथ्यात्मक बातें भी, कंसेप्ट की बातें भी, अवधारणात्मक बातें भी, सारी बातें यहां होती हुई निकल जाएंगी। इससे क्या होगा? तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ भी ध्यान रखना, आपके ज्ञान का जो होगा विकास हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, मैं अगर कहूँ तो। उसके बाद एक प्रश्न बन जाता है कि क्या इनको रीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी आईएएस के लिए तो नहीं बनी है, ये सच है, आप भी जानते हैं। लेकिन आईएएस के लिए उसमें से क्या निकालना है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, या तुम्हारे मेंटोर या कोच या कोचिंग या इंस्टीट्यूट के ऊपर। जरूरी नहीं कि अगर जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा तो आईएएस नहीं बन पाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जरूरी नहीं कि उसे नहीं पढ़ा है तो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं है, ये विद्यार्थी की समझ के ऊपर काम करता है। लेकिन जो यूपीएससी डिमांड करता, अगर तुम्हारे अंदर वो अवेलेबल है, तो एडवांस नॉलेज को इकट्ठा करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद एग्जाम दे दो, क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसे कितने स्टूडेंट हुए हैं, टॉपर्स हुए हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाया।
और ऐसे कितने हुए हैं जिन्होंने बिना पढ़े उनको क्वालिफाई नहीं हुआ। इसीलिए ये कहना अनर्थ है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एनसीईआरटी लगता है कि तुम्हें आता है फिर भी वन टाइम पढ़ना चाहिए, तो मैं यस की तरफ जाऊंगा कि एनसीईआरटी एक बार तो कम से कम पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न बन जाता है कि इसको कोचिंग से करें या खुद से करें। देखिए, जब हम कुछ जिम में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, अपनी बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए, हमको यह ज्ञात होता है कि मुझे कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, ये भी ज्ञात होता है कैसे डंबल वंबल उठाने हैं, लेकिन फिर भी किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, इसके लिए आपके पास एक कोच की रिक्वायरमेंट होती है, जो जिम ट्रेनर के नाम से हम उसे जानते हैं। ऐसे ही यूपीएससी की जर्नी में किसी का कोई मेंटोर नहीं है, कोई कोच नहीं है, तो मैं स्वाभाविक सी बात ये कह सकता हूँ कि वो क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन समय समय पर क्या होगा, वो डिमोटिवेट होता रहेगा, उसके रास्ते कहीं ना कहीं रुकते चले जाएंगे, वो बार बार स्टॉप करेगा। इसलिए इस तैयारी में आपके पास एक कोच की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए एनसीईआरटी में से क्या मुझे यूपीएससी के लिए निकालना है, कैसे निकालना है, पीवाईक्यू आता है नहीं आता है एनसीईआरटी से, आंसर राइटिंग कैसे उसमें से इन्वॉल्व करनी है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा हमें पढ़ना है, इसके लिए आपके पास एक कोच की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कोई कोच है तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मान के चले। और नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि इतना ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की आवश्यकता क्या, जब आपको कराया मिल रहा है, तो सोचिएगा। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जितना मिनिमम टाइम इन पे लगाया जाए उतना बेनिफिट है, इसलिए आप कोचिंग से भी इसको ज्वाइन करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वैन रीड, ये भी खतरनाक प्रश्न बन जाता है। बहुत सारे बच्चे पहले कोचिंग कर लेते हैं, एडवांस बुक पढ़ लेते हैं, बहुत सारे रास्ते से कर लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कैसे। जब किसी मकान की नींव रखी जाती है तो पहले क्या होता है, उसमें उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। ऐसा तो नहीं पहले उसका लिंटर डाल दिया। तो ये नींव है किसकी, आपकी समझ की किसी टॉपिक के प्रति। तो नींव कब तैयार होगी, सबसे पहले। अब सबसे पहले इतना भी नहीं होगी कि भैया आपने नक्शा ही नहीं बनाया, वो नक्शा बनाया नहीं, आपने नींव रखनी स्टार्ट कर दी, फिर नींव बार बार खोदनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले जरूरत होती है कि इसको पढ़ने से पहले आप सिलेबस को एक बार जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। आप पीवाईक्यू को एक बार जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा, लगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है इस टॉपिक से। तो सिलेबस से पहले, पीवाईक्यू से पहले, अपने ड्रीम से पहले जो आपने सोचा है, ये सब पहले पढ़ने के बाद जब एनसीईआरटी इस पे आना चाहिए, लेकिन कोचिंग से पहले इसको पढ़ना चाहिए, एडवांस बुक से पहले इसको पढ़ना चाहिए। ये बड़े ऐसे डायनेमिक प्रश्न बन जाते हैं जो हर किसी विद्यार्थी के जीवन में कहीं ना कहीं दुविधा का विषय बना हुआ है। इन सब का निचोड़ करने के लिए भी मैं यहाँ हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न लेके आते हैं कि सर कौन सी पढ़ें, ओल्ड पढ़ें, न्यू पढ़ें, इसी में उलझे रहते हैं। जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हमें चेंजिंग जो हो रहा है उसको पढ़ना चाहिए। जीवन में जो चेंजिंग नहीं है वो तो स्थायी है। स्थायी क्या है बोलेंगे सर, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी को मैं कहूंगा कि आपको ओल्ड वाली पढ़नी चाहिए, लेकिन बाकी इन्वायरमेंटल है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन सब की कौन सी पढ़नी चाहिए, न्यू वाली पढ़नी चाहिए। कभी जीवन में दर्द ही नहीं होगा। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हुए चले जाएंगे, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम पूरी एनसीईआरटी का पूरा एक सिनेरियो लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं कि कैसे एनसीईआरटी को क्लास नंबर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी कैसे पढ़ना है, इनके लिए मिनिमम अमाउंट में आपके सामने कोर्स लेके मैं आया हूं। अब बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत एनसीईआरटी का रोल क्या है। मैं अगर प्रीलिम्स के सापेक्ष में आपसे बात करूंगा तो 2021 तक का डाटा मैं इसको रेडी किया हूं। आप देखें, हिस्ट्री में डायरेक्टली 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, डायरेक्टली ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, साइंस से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल से 1 क्वेश्चन, इन 24 क्वेश्चन डायरेक्टली किससे है, प्री में एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। 2020 में जाएंगे तो ये कहानी कितनी चली गई है, 22 क्वेश्चन। फिर कहाँ जाएंगे, 24 क्वेश्चन, यहाँ पे 18 क्वेश्चन, यहाँ पे 23 क्वेश्चन, यहाँ पे 18 क्वेश्चन, यहाँ पे 23 क्वेश्चन। ये लास्ट के लगभग 2015 से लेकर 21 तक कंटेंट को मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया। मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी
कि ये 7 क्वेश्चन कौन कौन से डायरेक्टली किस टॉपिक से और किस पॉइंट से आए, देखिएगा। अब आपके ध्यान में लग रहा होगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के अराउंड सही होना चाहिए, और जहां पर 24 क्वेश्चन यहाँ से अकेला आ रहा हो, तो ये कह सकते हैं प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन में से 24 यानी 50% अकेले एनसीईआरटी की भूमिका है। क्या बात है सर। लेकिन इससे पहले जरूरी ये है कि हमें टॉपिक को पढ़ना कैसे चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे आप GS1 में जाएंगे तो GS1 में ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सोसाइटी का 3 पार्ट होता है। अब इस 3 पार्ट को समझने के लिए हमें, अगर सोशोलॉजी के लिए बुक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी पढ़नी है, ये सबसे बड़ी भूमिका है। पूरी लिस्ट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सब मैं भेज दूंगा। तो क्लास नंबर 6 से लेकर 12 तक की जो यहाँ पे एनसीईआरटी है, लेकिन किस किस की ये भी मैं डिफाइन किया हूँ। GS1 के साथ अगर हम लोग जाएंगे हिस्ट्री में, तो क्लास नंबर कहाँ से कहाँ तक की इंपोर्टेंट है ये भी मैं आपके सामने लिखा हुआ हूँ। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी में कौन सी क्लास की इंपोर्टेंट ज्योग्राफी है किस सब्जेक्ट के लिए, वो भी मैं यहाँ लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे आर्ट कल्चर में, तो 2 ही एनसीईआरटी इंपोर्टेंट है, उसको भी मैं यहाँ डिफाइन किया हूँ। अभी इसके अंतर्गत भी हम जाएंगे कि इसमें से क्या पढ़ना, देखिए। उसके बाद अगर हम GS2 की तरफ जाएंगे पॉलिटी में, तो यही एनसीईआरटी पढ़नी क्लास 9, 10th, 11th, 12th की, देखिए। उसके बाद अगर अब यहाँ पे GS3 में साइंस में जाएंगे, तो साइंस में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। साइंस के बाद यहाँ पे जाएंगे इकोनॉमी में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी, 9, 10th, 11th, 12th की। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंटल में जाएंगे तो कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी मैंने ये बता दिया है कि चैप्टर नंबर 13 to 16 ही पढ़ने, लास्ट 4 चैप्टर। सोचिएगा, तो एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि हमें उसे पढ़ना कैसे है। अगर पेपर 4 में जाएंगे तो एनसीईआरटी क्लास नंबर 11, 12 की साइकोलॉजी की हमें इसे पढ़ना है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो अब इसको पढ़ना कैसे, देखिएगा। अगर हम पॉलिटी के सापेक्ष में जाएं, टॉपिक नंबर 1 आता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले ये सोचो कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हमारे किसी टॉपिक से लिंक होता है, तब तो उसको पढ़ेंगे। नहीं, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए PhD कर लीजिएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ GS1 में यूनिट नंबर 6 में इस टॉपिक से लिंक हो रहा है, GS नंबर 1 में 9 यूनिट से यहाँ से लिंक हो रहा है, GS2 में यूनिट नंबर 1 से लिंक हो रहा है। तो यानी यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया कि ये एक टॉपिक जो है कितने टॉपिक से लिंक हो रहा है। इससे क्या होगा, आप उसके साथ उसके नोट्स बनाते हुए चले जाएंगे। फिर ये भी मैंने आपके सामने दिखा दिया कि इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न मेंस में बन सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिएगा 2019 में प्रश्न आया है, 2015 में प्रश्न आया है, 2020 में प्रश्न आया, 2020 में प्रश्न आया। तो यानी आप कह सकते हैं कि एक टॉपिक से सिर्फ मात्र एक टॉपिक से इतना क्या हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो जो टॉपिक इंपोर्टेंट नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक इंपोर्टेंट है तो उसको लिंक करके पढ़ना है। सबसे पहली क्वालिटी होती है लिंक करना। नहीं, लोग यहाँ उस एनसीईआरटी की कहानी को बता बता के बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारी ट्रिक ऐसे पढ़ो, बहुत सारे नोट्स का एक मेथड बता बता के आपको भ्रमित करने का ही काम करेंगे कि क्या करना है। भाई तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है, तुम्हें यहाँ ज्ञानी नहीं बनना है, तुम्हें यहाँ आर्ट ऑफ नोट्स वाला नहीं बनना है। तो यानी तुम्हें क्या करना है, लिंक करना है टॉपिक को डायरेक्टली। और ये जो कब कर पाओगे, जब तुम्हें पता होगा कि टॉपिक को लिंक कैसे हम करने का काम करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने LVIS पे आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, और वहां से इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसकी फीस जो है मात्र 900 रुपये रखी गई है। और अभी स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए ही ये 900 रुपये है। उसके बाद ना तो इसमें कोई एडमिशन होगा और ना ही आगे हम इसको लेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह को भी अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिएगा क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में समझने का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बैच क्यों ये जरूरी है आप लोगों के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट में UPPCS हो या BPSC हो, सबके लिए एनसीईआरटी इंपोर्टेंट है। मैं आपको लिंक करूंगा। सबसे पहली बैच 2 लैंग्वेज में है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल है। दोनों लैंग्वेज में हम बैच को रन करेंगे। दूसरी बात, सिलेबस के साथ टॉपिक और टॉपिक के साथ प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। कोई नहीं करेगा, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। तीसरी बात, यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स भी मिलेंगे। चौथी बात, यहाँ डाउट सेशन होगा। जैसे
डाउट सेशन का मतलब ये नहीं कि वीकेंड में होगा। हम एक यूनिट पढ़ेंगे और यूनिट पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट रिवीजन होगा। जैसे छोटे बच्चों से हम पढ़ते थे, ध्यान रखना टीचर वहाँ जवाबदेही होता था कि भैया अब कल हमने ये पढ़ाया था तो हम इसका रिवीजन करेंगे। तो यानी वहाँ रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट यूनिट जब भी स्टार्ट होगी जब पहले को सबको कंफर्म कर दिया जाएगा कि हाँ समझ में भी आ चुका है और इसमें कोई डाउट नहीं है, प्री के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, मेंस के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, एक्सरसाइज भी कर ली है, कंसेप्ट भी क्लियर है, तब आगे सेकंड यूनिट पढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ये है अपने लिए। दूसरा पॉइंट, सबसे मिनिमम टाइम में कवर करने का हम प्रयास करेंगे। 2 से 3 महीने के अंतर्गत हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर कर डालेंगे सारी सब्जेक्ट की। उसके बाद यहाँ डायरेक्टली आप संस्थान से नहीं जुड़ेंगे, डायरेक्टली टीचर से जुड़ेंगे, मुझसे जुड़ेंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ जो नंबर है डायरेक्टली 9897540795, इस नंबर से आप जुड़ेंगे, यानी ये मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी दिक्कत आपको है 24 घंटे आप मैसेज कर सकते हैं और रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ बहुत सारे डाउट यहाँ निकल के आते हैं कि बहुत सारे संस्थानों ने जो भी कुछ है प्रश्न आता है कि सर 2-3 बार हम उसे देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मैं अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा हूँ आपको कि आप कितने टाइम्स ध्यान रखना इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आपके पास यहाँ इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी, फीचर्स वगैरह होंगे, वो आपको डिस्प्ले कर देंगे। तो जिन लोगों ने अभी इसको इनरोल नहीं किया है, आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, LVIS पे, वहाँ अपने आप को इस बैच में इनरोल कर लीजिएगा। ये बैच जो है 1 जून से ये जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है? जून के फर्स्ट वीक से। और लिमिटेड सीट है, इसीलिए इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम 25 के एग्जाम के लिए, स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप उसके लिए, यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी के अंतर्गत कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए ये बैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो कभी जीवन में आपको ये जो बार बार हम सोचते हैं एनसीईआरटी द्वारा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, इन सब से आपको निजात मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और उसके बाद आपसे पूरी चर्चा कर लेते हैं। आप एंजॉय करें और आज ही जाके प्ले स्टोर से LVIS के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।